जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उन सभी बच्चों को, उन सभी स्टूडेंट को शुक्रिया जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो इसी के साथ चलिए हम अपने चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, प्रजनन तंत्र क्या है उससे पहले हम जनन देख लेते हैं। जनन या प्रजनन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्रजनन तंत्र को, और इसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो जो भी जीव संसार में है, जो भी जीव संसार में जी रहे हैं या जो संसार में रह रहे हैं, जीवों द्वारा अपने ही सामान, जीवों द्वारा अपने ही सामान बच्चे पैदा करने की क्रिया को हम जनन या प्रजनन कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं, जो भी जीव अपनी जाति को या अपनी अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए अपने ही सामान बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रजनन या जनन कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसके बाद है जनन तंत्र। जनन तंत्र क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। जनन क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं, जो जो अंग हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जनन क्रियाओं में जो जो अंग भाग लेंगे, जो जो अंग मौजूद रहेंगे, वो सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जनन तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो वो भैया दो प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, इसमें इस प्रकार के जनन में मेल फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, यानी सेल डिवीजन, इसमें सेक्स सेल डिवीजन नहीं होता है। मतलब मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, नर मादा की आवश्यकता की नहीं जरूरत पड़ती है, और न इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार के में क्या होता है, इस प्रकार के जीवों में क्या होता है, जो इस प्रकार के जीव होते हैं उनका या तो पूरा शरीर भाग लेगा, या तो उनके शरीर का कोई एक अंग हिस्सा लेता है। जनन क्रिया में या तो उनके शरीर का पूरा हिस्सा होगा, या तो उनके शरीर का कोई एक अंग भाग लेगा, और वो अपने शरीर से यानी अपने जनकों से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो वो किस क्रिया में आता है, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं हम इन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, अलैंगिक के प्रकार विखंडन द्वारा होता है। देखिए, विखंडन क्या होगा, इसमें मेल और फीमेल की हमने पहले बात बता दिया है कि जरूरत नहीं होती है, ये केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस प्रकार के जीवों में क्या होता है, जीवों का शरीर, ठीक है, जीवों का शरीर अपने ही शरीर से वो अलग हो जाते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, और दो भागों में डिवाइड होकर अपने ही समान एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो किसमें कहलाता है, वो विखंडन या फिजन कहलाता है। इसके बाद होता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, इसमें कलीनुमा एक संरचना बन जाती है। जीवों में एक कली, मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, और इस जीव से एक कलीनुमा संरचना बन जाती है, ये इससे कली निकल जाती है, और ये आगे चलकर एक समय आता है, परिपक्व की अवस्था होती है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका भार बढ़ जाएगा, तो ये यहीं से टूट कर अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाकर इसी के सामने एक नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसको हम मुकुलन या बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव में क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रा या ईस्ट कहा जा सकता है। हाइड्रा और ईस्ट में ये होता है, ये एक कोशिकीय जीव में आते हैं। ठीक है, कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन में क्या होता है, इनमें भी बीजों द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। हमने पहले बताया है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी सेक्सुअल यानी गैमेट का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, किसी जीव दे, मान लीजिए कोई पौधा है, और उस पौधे से, उसके बीज से नया चीज नहीं तैयार किया गया, उसे काट कर, उस पौधे के कोई एक अंग काट कर उससे हम एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, वो कायिक जनन में आता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि पत्तियों में एक कली निकल आती है। मान लीजिए कायिक में क्या होगा, ये कोई पत्ती है, यहाँ पे ये पत्ती है, ठीक है, और इन पत्तियों से जड़ें निकल जाती हैं। ठीक है, और जड़ें निकलने के बाद इससे एक पेड़ फिर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये कायिक प्रवर्धन में हो सकता है। आप गुलाब का भी दे सकते हो, गुलाब है, ठीक है, गुलाब है। आलू का भी उदाहरण दे सकते हैं। आलू में क्या करते हैं हम लोग, आलू को हो तो काट देते हैं और उससे एक
नए पौधे का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है इससे, इसका सही उदाहरण आप दे सकते हैं, पत्थर चट्टा होता है। पत्थर चट्टा आप लोग जानते होंगे। पत्थर चट्टा में क्या होता है, उसकी पत्तियों से कली निकल आती है और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, मुकुलन आपको समझ में आ गया है। मुकुलन में क्या होता है, कोई पौधा होगा या कोई जीव होगा, उसकी एक कली जो होती है, एक उसकी कली का संरचना यानी कि एक कली उसकी बढ़ जाती है और एक भार बढ़ जाता है, एक आगे चलकर एक बड़े भाग में बढ़ जाती है। तो भार के कारण क्या होता है, वो अपने आप से, अपने जनकों से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, मुकुलन, ये मुकुलन था। ठीक है, अब आता है पुनरुत्थित भवन। पुनरुत्थित भवन क्या होता है, इसमें जीव क्या होते हैं, इस प्रकार के जीव अमर होते हैं। इस प्रकार के जीव बिल्कुल अमर होते हैं। इनमें क्या होता है, अगर आप जीव, या तो जीव का एक ही हिस्सा होगा तो पूरा शरीर होगा, उसका पूरा शरीर ही जनन में भाग लेता है। ठीक है, जिससे मान लीजिए कोई जीव है, ये चीज, और इस जीव को या तो यहां से आप काट दोगे, ठीक है, दूसरा जीव तैयार हो जाएगा। इसको यहां से काट दीजिए, यहां दूसरा जीव तैयार हो जाएगा। यहां से काट देंगे, ये दूसरा जीव तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार के जीवों में कभी मरते नहीं हैं, अमर रहते हैं। मतलब एक उनके शरीर को अगर काट दोगे तो उससे एक नया जीव बन जाएगा, और फिर उनको काट दोगे तो एक नया जीव बन जाएगा। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन या पुनरुत्थित भवन कहा जाता है। ये इस प्रकार के जीव अमर होते हैं, ये एक कोष के जीव होते हैं। तो ये तो प्रकार हो गया अलैंगिक जनन का। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लैंगिक जनन को समझते हैं। तो चलिए अब लैंगिक जनन के बारे में हम आपको समझा देते हैं। हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें नर और मादा का मिलना जरूरी होता है। नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलने के बाद ही नए जीव का निर्माण होता है। तो हम समझ लेते हैं नर क्या है और मादा क्या है। ठीक है, नर युग्मक और यहाँ पे मादा युग्मक, मादा युग्मक। इंग्लिश में उसको कहा जाता है मेल गैमेट, और इसके कहा जाता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ये बात समझ में आई। ठीक है, नर युग्मक क्या होता है, जो शुक्राणु का निर्माण करता है, मतलब स्पर्म का निर्माण करता है, उसे हम मेल गैमेट कहते हैं। और जो अंडाणु का यानी ओवम का निर्माण करता है, उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलना ही जायगोट या युग्मनज कहलाता है। ठीक है, जब ये अलग अलग होते हैं तो अगुणित कोशिका होते हैं, मतलब हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जब ये अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे तो हेप्लॉइड, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड सेल होंगे। ठीक है, और ये भी हेप्लॉइड सेल होगा, हेप्लॉइड सेल। ठीक है, अगुणित, अगुणित कोशिका होते हैं। ठीक है, और जब ये मिल जाते हैं, ठीक, मिलने की क्रिया क्या कहेंगे हम, जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज। इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट। इंग्लिश में इसको जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन क्रिया होगी, मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने की क्रिया को ही हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो इन मिलने के बाद जो क्रिया होती है, तो जो किसका निर्माण होता है, वो भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, इसका निर्माण होगा भ्रूण, भ्रूण का निर्माण होगा, जिसको इंग्लिश में हम एम्ब्रॉय कहते हैं, एम्ब्रॉय कहा जाता है। ठीक है, एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय का ही विकसित भाग शिशु बनता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी कि मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जो शुक्राणु बनाता है उसको मेल कहा जाता है, जो अंडाणु का निर्माण करता है उसे फीमेल कहा जाता है। ठीक है, और दोनों के मिलने की क्रिया को हम युग्मनज कहते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो ये हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और जो मिलने के बाद इसको डिप्लॉइड कहा जाता है, डिप्लॉइड
सेल, ठीक है, डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद, यानी मिलने की क्रिया में निषेचन, निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा, भ्रूण, और भ्रूण का विकसित भाग बच्चा बनता है और तब ये हो जाता है डिप्लॉय, यानी द्विगुणित हो जाते हैं। ये भैया द्विगुणित हो जाएंगे, द्विगुणित होंगे, क्या होंगे, दो गुणित होंगे। ये बात समझ में आई। और जब अलग अलग होंगे तो ये अगुणित होते हैं। ये क्या होंगे, अगुणित, अगुणित सेल, ठीक है, या कोशिका, अगुणित सेल या कोशिका होगा। और जब ये मिल जाएंगे तो ये द्विगुणित कोशिका कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं नर वाले भाग के कौन कौन से भाग जनन क्रिया में भाग लेते हैं, नर का कौन सा हिस्सा जनन क्रिया में भाग हो लेता है। इसके बाद हम मादा वाला भाग को दूसरे वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझाएंगे। इससे पहले वाले हम नर वाले भाग को आपको समझा देते हैं। तो चलिए हम नर वाले जनन क्रियाओं के बारे में समझ लेते हैं। चलिए अब हम मानव के जनन अंग के बारे में समझ लेते हैं कि जनन क्रिया में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। पुबर्टी अवस्था क्या होती है, पहले वो समझ लेते हैं। पुबर्टी अवस्था, पुबर्टी, इसको हम यौनावस्था कहते हैं, ठीक है। स्त्रियों में 12 से 13 साल की उम्र में यौनावस्था प्रारंभ हो जाता है, जबकि पुरुषों में 14 से लेकर 18 साल की उम्र में होता है। जब उनके जनन अंग कार्य करना शुरू कर देते हैं, जनन क्रिया में भाग लेना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम पुबर्टी अवस्था या यौनावस्था कहते हैं, ठीक है। मादाओं में 13 से 14 साल की उम्र में, 13 से 14 साल की उम्र में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम पुबर्टी की अवस्था कहते हैं। यानी उनके अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं, वो पुबर्टी अवस्था हो जाता है, ठीक है। पुरुषों में भी वही है, उनके जनन क्रियाएं भाग लेना शुरू कर देती हैं, शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है और शरीर पे क्या होते हैं, शरीर पे बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, आवाज का भारीपन होने लगता है, सीना चौड़ा होने लगता है। ये पुरुषों के यौनावस्था की प्रक्रिया शुरू होते हैं। महिलाओं में क्या होता है कि आवाज में मधुरता आती है, पीरियड्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। जननांगों पे बाल उग आते हैं, स्तन का उभार आ जाता है, तो ये महिलाओं में पीरियड अवस्था होती है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। इससे पहले हम मानव के जनन भाग को हम समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट हैं जो जो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो ये मानव जनन का अंग का ये भाग है, ठीक है। ये टेस्टिज होते हैं, ठीक है। प्रत्येक मानव में या प्रत्येक पुरुष में 2 टेस्टिज होते हैं, 2 जोड़ी, एक जोड़ी जो होता है टेस्टिज होते हैं, ठीक है। टेस्टिस का निर्माण क्या, टेस्टिस का कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। और ये क्या होता है, शरीर के ताप से, हमारा जो जितना ताप होता है उस शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारा तापमान 37 डिग्री है तो ये करीब 2 से 3 मतलब 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। और ये जो टेस्टिज होते हैं इसके चारों ओर एक पतली संरचना, एक पतली चमड़ी की संरचना होती है, उसी के अंदर ये सुरक्षित रहते हैं, जिसको हम स्कॉटम सेक कहते हैं, ठीक है। स्कॉटम सेक कहा जाता है, स्कॉटम, स्कॉटम सेक कहते हैं, स्कॉटम सेक, SCTOM सेक, ESAC, ठीक है। इसी के अंदर इसको कहते हैं विरसण कोष कहा जाता है। विरसण कोष जिसके अंदर टेस्टिस, यानी टेस्टिस को हिंदी में विरसण कहते हैं, और विरसण जिसके अंदर मौजूद होता है उसको स्कॉटम सेक या विरसण कोष कहते हैं, ठीक है। और ये शरीर के ताप से, शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर होता है। इसीलिए ये हमारे क्या होता है, शरीर के बाहर मौजूद होता है। हमारे टेस्टिस क्या होते हैं, शरीर के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है। अंदर होंगे तो शुक्राणु बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और ये क्या भाग होता है, ये होता है वेस डिफरेंस कहा जाता है, इसी को हम शुक्र नलिका कहते हैं। और ये हिस्सा जो होता है ये, ठीक है, ये कुंडलित को हम कहते हैं इपिडिटमिस। इपिडिटमिस क्या होता है, इसके चारों ओर, टेस्टिस के चारों ओर कुंडलित अवस्था में मौजूद होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल के दौरान, यानी जब कोई कपल्स सेक्सुअल संबंध बनाता है तो उस बीच में क्या होता है, जब शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं तो इन्हीं के बीच में इस अस्थायी रूप से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो होता है धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, किसके माध्यम से ये पहुंच जाता है, वेस डिफरेंस जिसको कहते हैं वेस डिफरेंस, यानी कि शुक्र नलिका के माध्यम से धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा,
ये पहुंचेगा यहाँ पे, जिसको हम सेमिनल वेसल कहते हैं, ठीक है, शुक्राशय कहते हैं। और यहाँ पे एक तरह चिपचिपा पदार्थ मिलता है, जो शुक्राणु निकलता है यहीं पे आके मिलते हैं। जब ये मिलते हैं तब ये इसको मिलने को क्या बन जाता है, फिर ये सीमन बन जाता है, ठीक है। इसमें जब तक चिपचिपा पदार्थ नहीं मिलता है तब तक ये शुक्राणु सीमन नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये पहुंचेंगे कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक प्रकार का क्षारीय, हल्का क्षारीय तरह पदार्थ छोड़ता है, ठीक है, जो कि मूत्राशय की अम्लता को नष्ट कर देता है। ये मूत्राशय का भाग होता है, ठीक है, ये मूत्राशय की अम्लता को नष्ट कर देता है। इसके जस्ट ऊपर का भाग है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। पुरुषों में यूरिन निकलने का और स्पर्म निकलने का दोनों एक ही रास्ते होते हैं, जबकि महिलाओं में अलग होता है, ठीक है। मूत्राशय का अलग होता है और अंडाणु जहां बनते हैं यानी कि वेजाना जिसको हम कहते हैं, जहां से बच्चे उत्पन्न होते हैं या बच्चे पैदा होते हैं, वो भाग अलग होता है। वो हम फीमेल रिप्रोडक्शन में आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये हमारा काइपर्स ग्लैंड होता है। ये भी क्या सेक्सुअल के दौरान क्या है, एक प्रकार का हार्मोन छोड़ती है, यानी कि सेक्सुअल के दौरान वेजाना को एक तरह का चिकना बनाने का कार्य करती है। तो ये सब होते हैं जनन अंग होते हैं, ठीक है। और ये भाग होता है पेनिस। इसका कोई काम नहीं होता, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये स्पर्म को वेजाना के रास्ते पहुंचाने का काम करता है और इसका कोई कार्य नहीं होता है। सारा काम इस टेस्टिस का होता है। इस टेस्टिस के माध्यम से यहाँ पे क्या हो गया, एक कुंडली संरचना होती है जिसको हम अधिवृषण कहते हैं, ठीक है। और वृषण जिसके अंदर होता है उसको हम वृषण कोष कहते हैं। और वृषण कोष अधिवृषण की अगली जो भाग होता है, जो अगली नलिका होती है, निकल के कहाँ जाती है, ये पहुंचती है प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। ये एक प्रकार का क्षारीय तरल पदार्थ उत्पन्न करता है जो कि मूत्राशय की अम्लता को नष्ट कर देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब पुरुषों में और महिलाओं में क्या, ये जननांग में क्या फर्क है हम आपको बता देते हैं। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ के रास्ते पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब यहाँ पे टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा और ये जो अधिवृषण में इकट्ठा होगा अस्थायी रूप से। जब उसके बाद धीरे धीरे पहुंच जाएगा कहाँ पे, ये पहुंचता है सेमिनल वेसल्स पे, ठीक है। और यहाँ पे जिसको हम शुक्राशय कहते हैं, इसको शुक्राशय कहा जाता है। शुक्र का आशय जहाँ हो उसे शुक्राशय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद एक प्रकार का ये क्षारीय तरल पदार्थ छोड़ता है, ठीक है, और जो कि शुक्राणु से मिल जाता है तो ये सीमन का निर्माण करता है। फिर हम इसको बोलते हैं सीमन कहा जाता है। अब ये सीमन मिलने के बाद ही बच्चे का निर्माण हो सकता है, ठीक है। और उसके आगे जब जाएगा तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये एक प्रकार का हल्का क्षारीय तरल पदार्थ छोड़ता है जो कि मूत्राशय की अम्लता को नष्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो इसको हम कहते हैं, इस वाले भाग को कहता है काइपर ग्लैंड्स। ये भी एक प्रकार का क्षारीय तरल पदार्थ ही छोड़ता है, क्षारीय तरल पदार्थ छोड़ता है, ठीक है। और ये क्या करता है, योनि को चिकना बनाने का काम करता है। सेक्सुअल के दौरान योनि को चिकना बनाने का काम करता है, यानी वेजाना को चिकना बनाने का काम करता है। तो ये होते हैं पुरुष के जनन अंग होता है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, पुरुषों में नसबंदी क्या होती है हम आपको बता देते हैं। नसबंदी क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। नसबंदी ठीक है, ये होता है शुक्र होती है। इसी को क्या करता है डॉक्टर क्या करता है, इसको काट कर यहाँ पे बांध देता है, ठीक है। अब इससे यहाँ से स्पर्म यहाँ आएगा ही नहीं, तो इसको नसबंदी कहा जाता है। शुक्र नलिका को हम कहते हैं वेस डिफरेंस। क्या कहते हैं, वेस डिफरेंस कहा जाता है। और पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में वैस्कोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी कहा जाता है, ठीक है। और महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब होती है। महिलाओं में नसबंदी नहीं होती है, नलबंदी होती है, इसके लिए उसको ट्यूबकोटॉमी कहा जाता है भैया, ट्यूबकोटॉमी, ठीक है। जब महिलाओं में हम रिप्रोडक्शन बताएंगे, ये तो पुरुष का भाग है, तब उसमें हमको बता देंगे, ठीक है। किसी भी पुरुष में अगर स्पर्म का बनना भैया 7 ml और जरूरी होता है, अगर 7 ml से कम होता है तो वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कि
बच्चे उत्पन्न वो नहीं कर सकता है। 7 ml का होना जरूर होता है। एक 7 ml में लगभग 10 से 20 लाख शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और कोई एक ही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेता है, यानी निषेचन क्रिया में भाग लेता है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम बताएंगे फीमेल, ये तो मेल की बात थी। इसके बाद हम आपको बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्शन, उनमें क्या होता है, पीरियड्स कैसे आते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सैरोगेट मदर क्या है, ये हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों, और ये पार्ट और दूसरा पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।